8 मार्च की देर रात ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ऐलान किया कि मुश्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुश्तबा खामेनेई अली खामेनेई के ही बेटे हैं जो इसराइल और अमेरिका के साझा हमले में मारे गए थे। इसलिए उनके चुने जाने के बाद नेपोटिज्म वाला सवाल उठ रहा है। ये बहस शुरू हो गई कि क्या जिस राजशाही व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए 1979 में क्रांति आई थी, आज वैसा ही चलन चल पड़ा है। शायद अली खामेनेई को इस बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुश्तबा अगले आयतुल्ला बने। तो क्या मुश्तबा का आयतुल्ला बनना क्रांति के खिलाफ है? ये बहस जारी है, आगे भी जारी रहेगी। लेकिन मुश्तबा अब ईरान की सच्चाई बन गए हैं। अपने पिता से भी ज़्यादा हार्डलाइन रुख रखने वाले मुश्तबा ने अपनी अब तक की ज़िंदगी ज़्यादातर पर्दे के पीछे काटी है। किसी पब्लिक पोस्ट पर आज तक रहे नहीं है और न ही IRGC में कोई आधिकारिक पद उन्होंने संभाला, लेकिन सुप्रीम लीडर की रेस में इनका नाम 20 साल से लिया जा रहा है। विकीलीक्स के खुलासों में ये बात सामने आई थी कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें पार बिहाइंड द रोब्स कहा जाता था। रोब यानी चोगा। ईरान में धर्मगुरु एक चोगा पहनते हैं। चोगे में ताकत है और अमेरिका का मानना था कि मुश्तबा चोगे की ताकत को कंट्रोल करते हैं। 2019 में अमेरिका ने उन पर IRGC के साथ संबंध रखने की वजह से प्रतिबंध लगा दिए और जब ईरान के अंदर किसी शख्स पर अमेरिकी पाबंदियां लगती हैं तो वो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता है। ईरान में वही मुश्तबा के साथ हुआ। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उन्हें हीरो बनाया। फिर जब उनके पिता का कत्ल हो गया, उनकी माता का भी हुआ है, तो ट्रंप ने कह दिया कि अगर मुश्तबा सुप्रीम लीडर बने तो सही नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान ने शायद मुश्तबा के आयतुल्ला बनने की जो बात थी उस पर मुहर ही लगा दी होगी ईरानी थिंकिंग में, क्योंकि जैसा हमने बताया अमेरिकी विरोध किसी को भी ईरान में हीरो बना सकता है। नतीजा आज हम देख रहे हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मेजॉरिटी से मुश्तबा को चुना है, जबकि राजनीतिक हलकों में खबर यह भी है कि आयतुल्ला बनने के लिए जो अर्हताएं होती हैं उसमें मुश्तबा से भी काबिल लोग ईरान में इस समय मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा उनकी धार्मिक पढ़ाई की चर्चा हो रही है। अल जजीरा ने उन्हें मिड रैंकिंग क्लेरिक लिखा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर की रेस में और भी कैंडिडेट्स थे जो उनसे ज़्यादा धर्मशास्त्र पढ़े हुए थे, इसलिए उन पर एक राय ये बनाई जा रही है कि अगर जंग की स्थिति नहीं होती तो मुश्तबा शायद ही सुप्रीम लीडर बनते। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि मुश्तबा खामेनेई की कहानी क्या है, वो सुप्रीम लीडर कैसे बन गए और आगे क्या चुनौतियां उनके सामने आएंगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। ईरान में मोटे तौर पर 4 पावर सेंटर हैं। एक ही है, 4 बताते हैं। पहले सुप्रीम लीडर, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरी वहां की संसद और चौथी है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इनमें सबसे अहम सुप्रीम लीडर का ही पद है। ईरानी संविधान के मुताबिक ईरान की नीतियां तय करने, उन्हें सुपरवाइज करने का जिम्मा सुप्रीम लीडर का है, यानी घरेलू से लेकर विदेशी मामलों तक सब कुछ सुप्रीम लीडर ही तय करेंगे। सुप्रीम लीडर ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। खुफिया संस्थाओं का कंट्रोल भी उनके पास होता है। 1989 में आयतुल्ला खामेनेई की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। इनके ही अनुयायी थे और अब इनके कत्ल के बाद मुश्तबा को इस पद के लिए चुना गया है। किसने चुना? जैसा हमने बताया, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक संस्था है। इसमें देश के सबसे प्रख्यात 88 मुजतहिद होते हैं। मौलाना समझ लीजिए आप, एक पोस्ट है सीनियर वहाँ पे, डेजिग्नेशन धर्मशास्त्र की पढ़ाई में। इन 88 मुजतहिद को 8 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मिलकर सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। इन 88 मुजतहिद में से 59 का वोट पाने वाला जो व्यक्ति होता है सुप्रीम लीडर बनता है। जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है, मुश्तबा को मेजॉरिटी वोट से ही चुना गया था और चुनाव उनका बड़ा इजी गोइंग था। बहुत ज़्यादा बहस इस चुनाव में नहीं हुई। ज़्यादातर लोग सहमत थे मुश्तबा के चुने जाने पर ऐसा कैसे हुआ? कैसे मुश्तबा धर्मगुरुओं की पहली पसंद बने? ये सवाल जानने के लिए, इसका जवाब जानने के लिए आपको उनकी कहानी जाननी पड़ेगी। मुश्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। ईरान में शहर, उस समय शाह का शासन था ईरान पर और मुश्तबा के पिता यानी अली खामेनेई शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अली खामेनेई ने ईरान की इस्लामिक क्रांति में मेहनत की। मुश्तबा का बचपन इसी माहौल में बीता और इसका असर मुश्तबा पर बचपन से ही पड़ा। 9 साल के जब मुश्तबा थे तब अली खामेनेई ईरानी क्रांति के एक जाने माने चेहरा बन गए थे। अली खामेनेई ने अपने बेटे को तेहरान के अलवी स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा। एक धार्मिक स्कूल था जहां ईरान के कई प्रभावशाली परिवार अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। कुछ शी जिनपिंग जैसी स्टोरी है मुश्तबा की। खैर, हम चाइना से ईरान आ जाते हैं। तो ईरान में क्रांति हो चुकी है। खुमैनी सुप्रीम लीडर बन चुके हैं।
IRGC बनाई गई है ताकि इनकलाब की रक्षा हो सके और मुश्तबा के पिता अली खामेनेई उसमें शामिल हो चुके हैं। इसलिए मुश्तबा जब खुद 17 बरस के हुए तो उन्होंने भी IRGC ही ज्वाइन की, जिस संस्था में पिता थे। हबीब बटालियन नाम की यूनिट के साथ जुड़े। इस समय ईरान की इराक के साथ जंग चल रही थी। मुश्तबा ने जंग में शामिल होने का फैसला लिया। वो हबीब बटालियन के साथ ही कहते हैं कि लड़े भी, कहा जाता है। लेकिन इतना सीनियर रैंकिंग व्यक्ति का अगर बेटा है, फ्रंट में कितना आगे गया होगा उस बारे में हम दावे से नहीं बता सकते। खैर, लड़ाई तो हुई थी ईरान और इराक में। जंग कौन जीता इस पर आज भी डिबेट चलती है। दोनों पक्ष, इराक भी कहता था कि हम जीते। सद्दाम हुसैन ने ईरानी जो सोल्जर्स थे उनके हथियारों को पिघला के लोहा जमा किया और 2 तलवारें बनाई थी ऐसी, जो बाद में अमेरिकी हमले के बाद में तोड़ा गया। ईरान भी कहता है कि हमने भी बहुत लोगों को मारा और हम जीत गए थे। लेकिन अब दोनों पार्टीज कह रहे हैं कि हम जीते इस जंग के बाद। इसलिए हबीब बटालियन को क्रेडिट दिया गया, क्योंकि ईरान में लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि हम जीत गए। क्रेडिट जब हबीब बटालियन को मिला तो मुश्तबा को भी मिल गया और यहीं से वो पहली बार दुनिया की नज़र में आ गए। लेकिन मुश्तबा को शायद लाइमलाइट में रहना उतना पसंद नहीं था, इसलिए इराक ईरान जंग के बाद वो कुछ समय के लिए नहीं समझ में आया कहाँ है। 1999 में वो कुम शहर गए। कौम भी उसको बोलते हैं। कुम शिया इस्लामी धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहीं जाकर मुश्तबा ने धार्मिक शिक्षा ली। उस समय मुश्तबा की उम्र 30 की हो गई थी और आमतौर पर ईरान में लोग इससे कहीं कम उम्र में धार्मिक शिक्षा लेना शुरू करते हैं। इसलिए कई लोगों ने सवाल उठाया कि मुश्तबा ने इतनी देर से धार्मिक शिक्षा लेना क्यों शुरू की, पर मुश्तबा ने ऐसी आलोचनाओं पर ध्यान दिया नहीं। आज भी उन्हें एक मिड लेवल मौलवी के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन उनकी असली ताकत है IRGC में उनका रसूख, और ये रसूख आया है मुश्तबा के खुद के इंटरेस्ट से भी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 21 अगस्त 2008 विकीलीक्स ने लंदन में मौजूद अमेरिकी दस्तावेज का एक डिप्लोमेटिक केबल पब्लिक कर दिया। इस केबल में पता चला कि मुश्तबा असगर हिजाजी के साथ काम कर रहे हैं। हिजाजी अली खामेनेई के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डेप्यूटी थे। उसी केबल में यह बात भी पब्लिक हुई कि मुश्तबा अपने पिता के एक स्टाफ नहीं, कई स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, हिजाजी से इतर भी, और आगे जाकर उन्हें अपने पिता के दफ्तर में काम भी मिल गया। धीरे धीरे अपने पिता के आधिकारिक कार्यक्रमों में साथ जाने लगे। IRGC के मुखिया से उनकी मुलाकात होने लगी। 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में मुश्तबा की खास भूमिका बताई जाती है। उस समय ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में एक अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता महमूद अहमदीनेजाद जीत गए। अहमदीनेजाद का जो राइज है ईरान में, एक अलग से एपिसोड हो सकता है, उनकी कभी हम बात करेंगे। अभी के लिए बताते हैं कि अहमदीनेजाद जो थे पॉप स्टार थे ईरानी पॉलिटिक्स के, और उनको एक कट्टरपंथी नेता माना जाता था। उस चुनाव के बाद कई सुधारवादी नेताओं ने इल्जाम लगाया कि मुश्तबा खामेनेई ने पर्दे के पीछे से दखल दिया था। सुधारवादी उम्मीदवार मेहदी करूरबी ने अली खामेनेई को एक खुला खत लिखा। इसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुश्तबा ने IRGC और उसकी बसीज मिलिशिया के जरिए चुनाव को प्रभावित किया। आरोप था कि धार्मिक समूहों को पैसे बांटे गए ताकि वो अहमदीनेजाद का समर्थन करें। यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद से मुश्तबा का नाम ईरान की सत्ता के अंदरूनी गलियारों में जुड़ गया। लोगों को पता चल गया कि ये पावर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। 4 साल बाद 2009 में जब अहमदीनेजाद दोबारा चुनाव जीते तो ईरान में भारी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि एक बार फिर चुनाव में धांधली करवाई गई है। लाखों लोग सड़क पर आए। इससे ईरान में ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया जाता है। मुश्तबा ने साल 2009 में ही बसीज ज्वाइन की थी। इल्जाम लगे कि उन्होंने खुद इस ग्रीन मूवमेंट को कुचलने का हुक्म दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोग मारे गए। उस समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर नारे लगाए थे कि ईरान में अब राजतंत्र वापस आ रहा है, और उनका इशारा अहमदीनेजाद की तरफ नहीं, खामेनेई की तरफ था, अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई। इन सब विवादों के बावजूद मुश्तबा ने सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखना पसंद किया। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद भी नहीं लिया, उन्होंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, उन्होंने शायद ही कभी सार्वजनिक भाषण दिया है। यहाँ तक कि कई ईरानियों को उनकी आवाज़ नहीं मालूम है कैसी सुनाई आती, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी ताकत लगातार बढ़ती ही गई। खासकर IRGC के साथ उनके रिश्ते बहुत गहरे हो गए। IRGC आज ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था है। सिर्फ एक सैनिक संगठन नहीं है, इसका अपना एक इकोनॉमिक एम्पायर है। ऑयल, गैस, टेलीकॉम, बैंकिंग, कई बड़े उद्योगों में इसका प्रभाव है। कुछ कुछ फौजी फाउंडेशन टाइप का सीन है वहाँ भी। मुश्तबा खामेनेई ने धीरे धीरे IRGC के अंदर अपना रसूख बढ़ा लिया है। इल्ज़ाम लगते हैं कि मुश्तबा खामेनेई ने विदेशों में बहुत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। इसी बीच ईरान की राजनीति में सुधारवादी और कट्टरपंथी धड़ों के बीच संघर्ष चल रहा है। मुश्तबा तो पावरफुल हो रहे हैं, एक तरफ ये 2 धुर लड़ रहे हैं। कई बार सुधारवादी नेताओं को चुनाव जीतने का मौका भी मिल गया।
हाल में मसूद पेजेश्कियान जैसे नेता चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। इसका मतलब यह था कि अली खामेनेई के दौर में भी पूरी तरह से कट्टरपंथी व्यवस्था नहीं बनी थी। सिस्टम के अंदर कुछ हद तक सुधारवादी धारा के लिए जगह थी, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता का असली केंद्र हमेशा सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी ही रहे। 2026 में आ जाइए, ईरान और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। पहले दिन अयातुल्लाह अली खामेनेई का कत्ल हुआ। इसके बाद जिस तेजी से मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया है, लगता है कि ईरान ने इसकी तैयारी कर ही ली थी। ये बात अब पक्की हो चुकी है कि अली खामेनेई अपना सक्सेसर चुनकर नहीं गए थे, नहीं उन्होंने अपना कोई पसंदीदा नाम बताया था। लेकिन फिर कुछ चीजें बिना कहे भी तो लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव सिर्फ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करते हैं, लेकिन ये भी कहने की बातें हैं। रही बात मुश्तबा की, तो बीबीसी ने आज इसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के एक सदस्य का पुराना बयान छापा है। असेंबली के उस सदस्य को अली खामेनेई ने बताया था कि वो नहीं चाहते कि मुश्तबा सुप्रीम लीडर बने, लेकिन आज अली खामेनेई नहीं हैं और मुश्तबा को लीडर चुन भी लिया गया है। अब मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर 4 बिंदु कौन से आपके सामने आते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। नंबर 1, अगर ट्रंप पे जंग नहीं छेड़ते तो संभवतः मुश्तबा से बेहतर कैंडिडेट भविष्य में सुप्रीम लीडर बनता। लेकिन ट्रंप जिस जंग से ईरानी लोगों को आजादी दिलवाना चाहते हैं, जिस कट्टरपंथी शासन से रिहा करवाने का दम भर रहे हैं, आज उसी जंग की वजह से एक ज्यादा कट्टरपंथी शासक उसी पॉपुलेशन के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, बैठा दिया गया है। जबकि आप देखें तो पिछले कुछ बरस में ईरान ने प्रोग्रेसिव समाज बनने की तरफ कुछ कदम, तो जैसे सऊदी अरेबिया में कैसे महिलाओं को ड्राइविंग के लिए अलाउ कर दिया, कितनी तारीफ होती है, वैसे ही कुछ शोबाजी ईरान में भी हो रही थी। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद जब मसूद पेजेश्कियान को युवाओं का समर्थन मिलने लगा, तब कहा गया कि अली खामेनेई उनका नाम कैंडिडेट की ही लिस्ट से काट देंगे, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट होता है उसे सुप्रीम लीडर की चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। पर अली खामेनेई ने सबको चौंका दिया। नतीजा क्या हुआ? पेजेश्कियान राष्ट्रपति बने। अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ डील करना चाहते थे। ये बात राष्ट्रपति बनने से पहले पब्लिक थी। उदार माने जाते हैं, चाहते थे कि ईरान से प्रतिबंध हटे, लेकिन ट्रंप की जंग ने ईरान के लोगों की मदद नहीं की, बल्कि उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अली खामेनेई ने एक सभा में कहा था कि मैंने समाज में धर्म का जितना इस्तेमाल हो सकता था कर लिया, अगर इससे ज़्यादा धर्म का इस्तेमाल करूंगा तो ये समाज टूटेगा। मुश्तबा को आज खामेनेई से ज़्यादा हार्डलाइनर माना जाता है और कई आलोचक मुश्तबा के आने के लिए ट्रंप को भी जिम्मेदार बताते हैं। दूसरा टेक रिजीम चेंज से हमारा जुड़ा हुआ है, जो 79 की क्रांति का एक बड़ा तर्क था कि राजशाही को ख़त्म करना है। अब एक सुप्रीम लीडर का बेटा ही सुप्रीम लीडर बन गया। क्या अमेरिका और इजराइल इस बात का इस्तेमाल ईरान के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कर सकते हैं, और क्या वो इसके ज़रिए रिजीम चेंज की कोशिश करेंगे? आने वालों में इस बात को बहुत कायदे से हमें देखना है। तीसरा, जंग बढ़ेगी। खामेनेई के बाद जो पावर वैक्यूम था उसे 3 लोगों की परिषद भर रही थी। सबसे अहम खिलाड़ी थे इसमें मसूद पेजेश्कियान। 7 मार्च को उन्होंने अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांगते हुए बयान दे दिया कि आप पर हमला करने की मंशा नहीं रखते, बशर्ते आप भी हमें हिट करने की मंशा न रखें। इस बयान के फौरन बाद आईआरजीसी का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हम पर गलती से भी आपकी ज़मीन से अगर हमला हुआ तो बुरा हाल ही करेंगे। मिक्स सिग्नल आ गया कि प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, आईआरजीसी कुछ कह रही, क्योंकि आईआरजीसी का कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। आईआरजीसी ने हमेशा कहा कि हमले हम करेंगे, और इतना हल्का रिएक्शन राष्ट्रपति महोदय क्यों ही दे रहे हैं। लेकिन अब आईआरजीसी के नए मुखिया भी बना दिए गए हैं, वहीदी, और वहीदी के भी नए बॉस आ गए हैं, मुश्तबा। यानी अब पावर वैक्यूम भर गया है। अब देखना होगा कि ईरान की लीडरशिप कब तक हमले झेलने और रिस्पॉन्ड करने का दम रखती है। फिलहाल हम जंग की ही बात कर रहे हैं। आगे मुश्तबा के सामने प्रतिबंध और खस्ता अर्थव्यवस्था जो है उससे लड़ने की चुनौती तो बिल्कुल है। इसके अलावा मुश्तबा पर एक प्रेशर अपने पिता की लेगेसी बचाए रखने का भी है। अली खामेनेई ने लगभग 38 साल सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभाली। कई इजरायली हमलों से बचने में कामयाब हुए। जब उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा और हमले का खतरा बढ़ा, तभी भी उन्होंने 12 डे वार के समय, या जब लगातार ईरान की जो सीनियर लीडरशिप थी वो कत्ल की जा रही थी, पब्लिकली उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई। क्या मुश्तबा ये सब कर सकते हैं इस माहौल में, या ये सब कर पाने का वो रिस्क क्या लेंगे? वक्त ही बताएगा। आखिरी में चौथा बिंदु, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इजराइल मुश्तबा की हत्या करेगा? इजराइल बात पहले भी कह चुका है। इजराइल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही करते भी आए। हमास के केस में भी हमने यही देखा था। इस्माइल हानिया की हत्या करने के बाद याह्या सिनवार को भी इजराइल ने मारा।
हिजबुल्लाह का केस थोड़ा सा अलग रहा। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह के बाद जब नईम कासिम ने जिम्मेदारी संभाली तब तक बात सीज़फायर तक आ गई थी, इसलिए दोनों के बीच बात शुरू हो गई। नेतन्याहू कह चुके हैं कि जो भी नया सुप्रीम लीडर होगा मारा जाएगा। पर क्या नेतन्याहू के लिए ऐसा करना आसान होगा? क्योंकि नए सुप्रीम लीडर की लोकेशन अभी पब्लिक नहीं है और पुराना अनुभव ईरान के पास अब आ गया है, इसलिए ईरान ने भी अतिरिक्त सतर्कता वो बरतेगा ऐसा मान के चल रहे हैं और इजराइल भी बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा, ये भी सब लोग मानते हैं। अभी तक के अमेरिका और इजराइल का प्लान डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स का था, जिस तरह उन्होंने हमास के साथ किया या हिजबुल्लाह के साथ में किया। ये दो मिलिटेंट या टेररिस्ट जो आप बोलना चाहते हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिनका स्टेट पावर में कुछ दखल था। हिजबुल्लाह लेबनान की पॉलिटिक्स में था और हमास गजा की, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किसी स्टेट से लोहा अभी तक के नहीं लिया था। ईरान इज अ स्टेट, ईरान इज नॉट हिजबुल्लाह और हमास। तो क्या वहाँ डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स काम करेंगी? क्या अली खामेनेई के बाद मुश्तबा खामेनेई को मार दिया जाएगा, उससे कोई समाधान इनको मिल जाएगा? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाला वक्त हमें बताएगा। ये सारे अपडेट्स आपको राजदूत में मिलेंगे, जो हम डेली आपको राजदूत से पहले एक अपडेट दे रहे हैं उसमें मिलेंगे। ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ खबरगांव को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि खबरगांव में किस तरह का काम होता है। जो सुधार आपको लगता है कि निखिल आपको ये सुधारना चाहिए, साजिद आपको ये सुधारना चाहिए, पूरे हक से लिखिए। आपके जो भी सजेशंस होंगे वो सर माथे पे रहेंगे हमारे। आज का जो राजदूत है वो साजिद ने लिखा था और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।